हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो भाग 2 में फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखित ठेस कहानी को हम पढ़ेंगे, समझेंगे और इसके आनंद को प्राप्त करने के साथ साथ इसके उद्देश्य को भी पूरा करेंगे। फ्रेंड्स, आप लोग अपनी अपनी किताबें खोल लीजिए, कॉपी पेन पेंसिल निकाल लीजिए और महत्वपूर्ण बातों को नोट करते जाइए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में ये कहानी पूर्ण नहीं हो पाएगी, तो हम भाग 3 वीडियो में इस कहानी को पूर्ण कर लेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप अपना ध्यान कहानी में केंद्रित कीजिए। खेती बाड़ी के समय गांव के लोग किसान सिरचन की गिनती नहीं करते। लोग उसे बेकार ही नहीं बेगार समझते हैं। इसलिए खेत खलिहान की मजदूरी के लिए कोई नहीं बुलाने जाता है सिरचन को। क्या होगा उसको बुलाकर? दूसरे मजदूर खेत पर पहुंचकर 1/3 काम कर चुकेंगे, तब कहीं सिरचन राय हाथ में खुरपी डुलाता दिखाई पड़ेगा। पगडंडी पर तौल तौल कर पाँव रखता हुआ धीरे धीरे मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो और बात है। सिरचन एक ग्रामीण कलाकार है। वह कला से प्रेम करता है, वह कला में पारंगत है, तो उसे अपनी कला के अलावा दूसरे कार्य करने में कोई रुचि नहीं, इसलिए वो दूसरे कार्यों को ठीक से नहीं कर पाता। तो लोगों की धारणा है कि सिरचन से कोई दूसरा काम करवाना बेकार है। आज सिरचन को मुफ्तखोर, कामचोर या चटोर कह ले कोई। एक समय था जब उसकी मड़ैया के पास बड़े बड़े लोगों की सवारियां बंधी रहती थी। उसे लोग पूछते ही नहीं थे, उसकी खुशामद भी करते थे। अरे सिरचन भाई, अब तो तुम्हारे ही हाथ में यह कारीगिरी रह गई है सारे इलाके में। एक दिन भी समय निकाल कर चलो, कल बड़े भैया की चिट्ठी आई है शहर से, सिरचन से एक जोड़ा चिक बनवा कर भेज दो। सच्चाई यह है, एक समय था जब सिरचन की बड़ी पूँछ थी। लोग उसकी बड़ी खुशामद करते थे। लोग उसे मना कर अपने घर ले जाते थे और कारीगिरी का कार्य करवाया करते थे। अब वह बात नहीं रह गई है। क्यों? क्योंकि आधुनिक युग में विज्ञान की प्रगति के कारण मशीनों से काम लिया जाने लगा है। मुझे याद है, मेरी माँ जब कभी सिरचन को बुलाने के लिए कहती तो मैं पहले ही पूछ लेता भोग क्या क्या लगेगा। माँ हंसकर कहती, जा बेचारा, मेरे काम में पूजा भोग की बात नहीं उठाता कभी। सिरचन खाने पीने का भी बड़ा शौकीन था, तो हाँ, जब भी हम उसे बुलाते तो उसको खाने पीने का प्रबंध पहले कर लिया करते। गांव की टोली के पंचानन चौधरी के छोटे लड़के को एक बार मैंने सामने ही बेपानी कर दिया था। सिरचन ने, तुम्हारी भाभी नाखून से खाट कर तरकारी परोसती है और इमली का रस डालकर कढ़ी तो हमारी घरवाली बनाती है। तुम्हारी भाभी ने कहाँ सीखा? जो सिरचन था वह कलाकार तो था ही, साथ में खाने पीने का शौकीन भी था और बड़ा स्पष्टवादी था। जब कभी वो कोई गलत काम देखता तो वह बिना डरे हिचके अपने दिल की बात कह देता। इसलिए सिरचन को बुलाने से पहले मैं माँ से पूछ लेता था। लेखक कहते हैं कि जब भी सिरचन को बुलाना होता तो बड़े सोच समझ के मैं उसे बुलाता। सिरचन को देखते ही माँ हुलस कर कहती, आओ सिरचन, आज नैनू मथ रही थी तो तुम्हारी याद आई। घी की खकोरन ढाड़ी के साथ चूड़ा तुमको बहुत पसंद है ना? और बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाद भेजा है, उसकी नंद रूठी हुई है मोती की शीतल पार्टी के लिए। सिरचन अपनी पनियाई जीभ को संभाल कर हंसता, घी की सौंधी सुगंध सूंघकर ही आ रहा हूँ काकी, नहीं तो इस शादी ब्याह के मौसम में दम मारने की भी छुट्टी कहाँ मिलती है। तो जब भी माँ उसको देखती तो बड़े खुश होकर कहती, आओ सिरचन, मैंने तुम्हारी पसंद का भोजन बनाया है, आओ बैठो और मेरे इस काम को करो। सिरचन भी माँ की बात का समर्थन हंसकर करता और कहता, हाँ हाँ, घी की सौंधी सुगंध सूंघकर ही आ रहा हूँ काकी, नहीं तो मुझे फुर्सत कहाँ है। कहने का तात्पर्य है कि सिरचन बड़ा सहृदयी व्यक्ति था, कलाकार था।
सिरचंद जाति का कारीगर है। मैंने घंटों बैठकर उसकी काम करने के ढंग को देखा है। एक एक मोती और पटेर को हाथ में लेकर बड़े जतन से उसकी कुच्ची बनाता, फिर कुच्चियों को रंगने से लेकर सुत्ती सुलझाने में पूरा दिन समाप्त। काम करते करते समय उसकी तन्मयता में जरा भी बाधा पड़ी कि गेहूं सांप की तरह फुफकार उठता। फिर किसी दूसरे से करवा लीजिए काम। सिरचंद मुँहजोर है, कामचोर नहीं। सिरचंद सच्चा कलाकार है। वह अपने कार्य को बड़े लगन से करता है, बड़ी तन्मयता से करता है, और उसमें यदि कोई उसकी गलती निकाल दे तो वह नाराज़ हो जाता है, कहता किसी और से करवा लीजिए। कामचोर नहीं है, लेकिन वह कामचोर बिल्कुल नहीं। बिना मजदूरी के पेट भर भात पर काम करने वाला कारीगर, दूध में कोई मिठाई ना मिले कोई बात नहीं, किंतु बात में जरा भी झाल वह नहीं बर्दाश्त कर सकता। क्या है, प्रेम से उसे भोजन कराकर खिला पिलाकर कार्य करवा ले तो वह बहुत अच्छे से करता है, परंतु कोई दो बात सुना के करवाए तो उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। सिरचंद को लोग चटोर भी समझते हैं। तली बघारी हुई तरकारी, दही की कड़ी, मलाई वाला दूध, इन सब का प्रबंध पहले कर लो, तब सिरचंद को बुलाओ। दुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। खाने पीने में चिकनाई की कमी हुई कि काम की सारी चिकनाई खत्म। काम अधूरा रखकर उठ खड़ा होगा। आज तो अब अधकपाली दर्द से माथा टनटना रहा है, थोड़ा सा रह गया है, किसी दिन आकर पूरा कर दूंगा। किसी दिन माने कभी नहीं। लोगों को बड़ी गलतफहमी थी सिरचंद के प्रति। लोग सोचते थे कि वह खाने पीने का लालची है, चटोर है, परंतु ऐसा नहीं। वह खाने पीने का शौकीन था और जो भी आत्मीयता से प्रेम से उसे भोजन कराता वह उसका काम बड़े अच्छे से करता। मोती घास और पटेर की रंगीन शीतल पाटी, बांस की तीलियों की झिलमिलाती चिक, सतरंगे डोरे के मोड़े, भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंज की रस्सी के बड़े बड़े जाले, हलवाओं के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी, टोपी तथा इसी तरह के बहुत से काम हैं जिन्हें सिरचंद के सिवा गांव में कोई और नहीं जानता। यह दूसरी बात है कि अब गांव में ऐसे कामों को बेकाम का काम समझते हैं लोग। बेकाम का काम, जिसकी मजदूरी में अनाज या पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं, पेट भर खिला दो, काम पूरा होने पर एकाध पुराना धुराना कपड़ा देकर विदा करो, वह कुछ भी नहीं बोलेगा। ऐसी बात नहीं। सिरचंद को बुलाने वाले जानते हैं सिरचंद बात करने में भी कारीगर है। महाजन टोले के भज्जू महाजन की बेटी सिरचंद की बात सुनकर तिलमिला उठी थी। ठहरो, मैं माँ से जाकर कहती हूँ इतनी बड़ी बात। सिरचंद सच्चा कलाकार था और बड़ा स्वाभिमानी भी था। लोग सोचते थे कि उसको थोड़ा बहुत खिला पिला दो तो वह काम पूरा कर देगा, कुछ बोलेगा नहीं। ऐसा नहीं है। सिरचंद बात करने में भी कारीगर था। एक बार वह भज्जू महाजन की बेटी को पर नाराज़ हो उठा था। तब बेटी जाकर बोली कि रुको, मैं माँ से जाकर शिकायत करती हूँ। तब सिरचंद बोला, बड़ी बात ही है बिटिया, बड़े लोगों की बस बात ही बड़ी होती है, नहीं तो दो दो पटेर की पार्टियों का सिर्फ खंसारी का सत्तू खिलाकर कोई करवाए भला। यह तुम्हारी माँ ही कर सकती है बबूनी, सिरचंद ने मुस्कुराकर जवाब दिया था। तब सिरचंद ने बड़े हंसकर कहा कि हाँ, बड़ी बात बड़े लोगों की बड़ी बात होती है, नहीं तो दो दो पटेर की पार्टियों का काम सिर्फ खंसारी का सत्तू खिलाकर कोई नहीं करवा सकता, और ये तुम्हारी माँ ही कर सकती है। ऐसा जवाब उसने महाजन की बेटी को दिया था। उस बार मेरी सबसे छोटी बहन की विदाई होने वाली थी। पहली बार ससुराल जा रही थी मानू के दूल्हे ने पहले ही बड़ी भाभी को खत लिखकर चेतावनी दे दी थी कि मानू के साथ मिठाई की पतीली न आवे। कोई बात नहीं, 3 जोड़े फैशनेबल चिक
और पटेर की 2 शीतल पार्टियों के बिना आएगी मानू, तो भाभी ने हंसकर कहा, बैरंग वापस? इसलिए 1 सप्ताह पहले से ही सिरचंद को बुलाकर काम पर तैनात करवा दिया था। माँ ने देख सिरचंद, इस बार नई धोती दूंगी, असली मोहर छाप वाली धोती। मन लगाकर ऐसा काम करो कि देखने वाले देखते ही रह जाएं। लेखक की छोटी बहन की विदाई होने वाली थी और उसके ससुराल से ऐसी खबर आई थी कि 3 जोड़े फैशनेबल चिक और पटेर की 2 शीतल पार्टी मानू के साथ बनवाकर भेजना। तो इस काम के लिए सिरचंद को बुलवाया गया और मोहर छाप धोती देने का उनकी माँ ने उससे वादा किया। तो सिरचंद पूर्ण लगन एवं तन्मयता से चिकों को बनाने में लग गया। पान जैसी पतली छुरी से बांस की तीलियों और कमानियों को चिकनाता हुआ सिरचंद अपने काम में लग गया। रंगीन सुतलियों में डब्बे डालकर वह चिक बुनने लगा। 1.5 हाथ की बिनाई देखकर हम लोग समझ गए कि इस बार एकदम नए फैशन की चिक बन रही है, जो पहले कभी नहीं बनी। मंजली भाभी से नहीं रहा गया, पर्दे की आड़ से बोली, पहले ऐसा जानती कि मोहर छाप वाली धोती देने पर ही अच्छी चीज़ बनती है तो भैया को खबर भेज देती। सिरचंद पूर्ण लगन एवं तन्मयता से चिकों में काम करने में लग गया और इतना सुंदर काम करने लगा कि उसे देखकर मंजली भाभी कहने लगी, मुझे नहीं मालूम था, नहीं तो मैं भी ऐसा ही करती। काम में व्यस्त सिरचंद के कानों में बात पड़ गई। सिरचंद ने ये बात सुन ली, बोला, मोहर छाप वाली धोती के साथ रेशमी कुर्ता भी देने पर ऐसी चिक नहीं बनती बहुरिया। मानू दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है। मानू दीदी का दूल्हा अफसर आदमी है। कहने का मतलब ये, सिरचंद मानू को अपनी बेटी समझता था, उससे बड़ी उसे आत्मीयता थी। तो बोले कि अगर रेशमी कुर्ता भी मिलता ना तब भी ऐसी चिक नहीं बनती। ये तो मानू सबसे छोटी बेटी है काकी की और उसका दूल्हा अफसर है, इसलिए मैं उसकी चिक इतनी सुंदर बन रही हैं। मंजली भाभी का मुंह लटक गया। मेरी चाची ने फुसफुसाकर कहा, किससे बात करती है बहू? मोहर छाप वाली धोती नहीं, मुंगिया लड्डू। बेटी की विदाई के समय रोज़ मिठाई जो खाने को मिलेगी, देखती है ना। तो मंजली भाभी ने जब ये बात सुनी तो निराश हो गई। चाची ने उसे समझाया, अरे धोती नहीं, लड्डू भी खाने जो मिलेंगे इसको, इसलिए ये अच्छा काम कर रहा है। दूसरे दिन चिक की पहली पाती में 7 तारे जगमगा उठे। 7 रंग के सतभैया तारा। सिरचंद जब काम में मन लगाता रहता तो उसकी जीभ जरा बाहर निकल जाती होंठ पर। अपने काम में मगन सिरचंद खाने पीने की सुधि न रहती। चिक में सुतली के फंदे डालकर उसने पास पड़े सूप पर निगाह डाली। चिवड़ा और गुड़ का एक सूखा ढेला मैंने लक्ष्य किया। सिरचंद की नाक के पास 2 रेखाएं उभर आईं। दौड़कर सिरचंद माँ के पास गया और माँ, आज सिरचंद को किसने कलेवा दिया है? सिर्फ चिवड़ा और गुड़। माँ रसोई घर के अंदर पकवान आदि बनाने में व्यस्त थी। बोली, मैं अकेली कहाँ क्या क्या देखूं? मंजली बहू सिरचंद को बूंदिया क्यों नहीं दे देती? मंजली बहू और चाची सब ये देखकर मन ही मन चिढ़ गईं। तो जब उसे कलेवा नाश्ते में नाश्ता दिया तो सिर्फ चिवड़ा और गुड़ खाने को दिया। तो ये देखकर सिरचंद की नाक सिकुड़ गई। मतलब सिरचंद को अच्छा नहीं लगा। जब लेखक ने देखा कि सूखा कलेवा दिया गया है सिरचंद को तो उन्होंने अपनी माँ से कहा। माँ ने अपनी मंजली बहू से कहा कि उन्हें बूंदी क्यों नहीं देती हो? ये सुनकर सिरचंद ने कहा, बूंदियाँ मैं नहीं खाता काकी। सिरचंद ने कहा, अरे शायद मैं बूंदियाँ नहीं खाता इसलिए नहीं दी।
सिरचन के मुंह से चिवड़ा भरा हुआ था। गुड़ का ढेला सूप में एक किनारे अछूता रखा हुआ था। माँ की बोली सुनते ही मंजली भाभी की भौहें तन गई। मुट्ठी भर बूंदिया सूप में फेंक कर चली गई। माँ की बात सुनकर बहू थोड़ी सी बूंदी देकर चली गई। सिरचन ने पानी पीकर कहा, मंजली बहू रानी, अपने मैके से आई हुई मिठाई भी इसी तरह हाथ खोलकर परोसती हो क्या? बस मंजली भाभी अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। चाची ने माँ के पास जाकर लगाया, छोटे आदमी का मुंह छोटा होता है, मुंह लगाने से सिर पर चढ़ेगा ही, किसी की नैहर ससुराल की बात क्यों करेगा वह। ये बात सुनकर, सिरचन की बात सुनकर मंजली बहू रोने लगी और चाची ने माँ से जाकर चुगली कर दी। मंजली भाभी माँ की दुलारी बहू थी है। माँ तमक कर बोली, सिरचन तुम काम करने आए हो, अपना काम करो, बहुओं से बदकुट्टी करने की क्या ज़रूरत, जिसका चीज़ की ज़रूरत हो मुझसे कहो। माँ ने आके सिरचन को डांट दिया। सिरचन का मुंह लाल हो गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। बांस में टंगे हुए अधूरी चिक में फंदे डालने लगा। मानू पान सजाकर बाहर बैठक खाने में भेज रही थी। चुपके से पान का एक बीड़ा सिरचन को देती हुई बोली, इधर उधर देखकर, सिरचन दादा, कामकाज का घर है, 5 तरफ के लोग 5 किस्म की बात करेंगे, तुम किसी की बात पर ध्यान मत दो। सिरचन ने मुस्कुराकर पान का बीड़ा मुंह में ले लिया। चाची अपने कमरे में निकल रही थी। सिरचन को पान खाते देखकर अवाक रह गई। चाची को अपनी ओर अचरज से घूरते देखकर कहा, छोटी चाची, जरा अपनी डिबिया का गमकौआ जर्दा तो खिलाना, बहुत दिन हुए। चाची कई कारणों से जली भुनी रहती थी सिरचन से। गुस्सा उतारने का ऐसा मौका फिर नहीं मिल सकता। झनकती हुई बोली, मस्खरी करता है, तुम्हारी बड़ी हुई जीभ में आग लगे, घर में भी पान और गमकौआ जर्दा खाते हो, चटोर कहीं के। मेरा कलेजा धड़क उठा। यत परो नास्ती। जब सिरचन ने चाची से गमकौआ मांगा, पान और जर्दा और गमकौआ मांगा, तो चाची चिढ़ गई और चाची ने सिरचन को डांट दिया कि कभी गमकौआ घर में भी कभी खाया है, चटोर कहीं के। तो लेखक का मन धड़क उठा, डर गया। लेखक जैसा सोच रहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वो हो गया। बस सिरचन की उंगलियों में सुतली के फंदे पड़ गए। मानो कुछ देर तक वह चुपचाप बैठा पान को मुंह में घुलाता रहा। फिर अचानक उठकर पिछवाड़े पीक थूक कर आया। अपनी छुरी, हसिया वगैरह समेट संभाल कर झोले में रखे, टंगी हुई अधूरी चिक पर एक निगाह डाली और हनहनाता हुआ आंगन से बाहर निकल गया। फ्रेंड्स, इस वीडियो में यहीं तक। अब भाग 3 में हम इसके आगे समझेंगे।